हेलो दोस्तों उत्तराखंड के संपूर्ण इतिहास की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज से हम चंद वंश के संपूर्ण इतिहास को एक कहानी की तरह समझेंगे, जिससे आपको हमेशा और चीज़ तो याद रहने कहानी की तरह से पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों, जो ये चंद वंश का इतिहास है, जिसका टाइम पीरियड जो माना जाता है 700 ईस्वी के आसपास क्या हुई थी, इस चंद वंश की स्थापना हुई और 1790 में चंद वंश को समाप्त हो जाता है। समाप्त होता है कौन करता है? नेपाल से गोरखा लोग करते हैं, जिसके पश्चात क्या होता है, कुमाऊं पर गोरखाओं का राज हो जाता है। ये खैर हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ तक एक कहानी की तरह समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इतना समझ लो कि 700 ईस्वी में चंद वंश की स्थापना होती है और 1790 में क्या हो जाता है, इसका अंत हो जाता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें चंद वंश की स्थापना की कि इसका संस्थापक कौन था, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सोमचंद है, चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने की थी, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि थोहर चंद ने चंद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अभी इनमें जो सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक मानता है वो कौन कौन है, तो उनमें पहले नाम आता है बद्रीदत्त पांडे जी का, जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी थी जेल प्रवास के दौरान। कौन सा, अगर पूछा गया है, यूकेएसएससी ने कुछ दिन पहले ही पूछा था कि कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी, तो बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखी थी, ठीक है। और ये क्या मानते हैं कि सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना की थी, और एटकिंसन भी मानते हैं कि चंद वंश की जो स्थापना थी 700 ईस्वी के लगभग किसने की थी, सोमचंद ने की थी, ठीक है। मैंने ये बता दिया कि बद्रीदत्त पांडे ने क्या लिखा था, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखा था। और अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किसने लिखी, मुझे कमेंट यहीं पे कर लेना, ठीक है। अगली चीज़ बात करें हम, जो थोहर चंद था, जो लोग थोहर चंद मानते हैं उनमें विलियम फ्रेजर का नाम सर्वप्रथम आता है। विलियम फ्रेजर क्या मानते हैं कि थोहर चंद ने चंद वंश की स्थापना की थी। हर्षदेव जोशी, जिन्हें क्या कहा जाता है, कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, जिसके निर्माता कहा जाता है, वो थोहर चंद को क्या मानते हैं, चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। और हरिवल्लभ पांडे जी भी क्या मानते हैं, चंद वंश का संस्थापक किसको मानते हैं, थोहर चंद को मानते हैं। अब देखो ये नाम याद रखने क्यों जरूरी है कि वो आजकल जिस टाइप से क्वेश्चन बना रहा है, आयोग पूछ सकता है कि निम्न में से किसके अनुसार चंद वंश का संस्थापक थोहर चंद नहीं है, ठीक है। 3 नाम ये दे करके एक नाम एटकिंसन देगा, इसीलिए इनको अलग अलग यहीं पे याद रख लेना, ठीक है। अगली बात आती है कि मैंने कहा चंद वंश की स्थापना जो बद्रीदत्त पांडे हैं उन्होंने कहा कि, या एटकिंसन है, उन्होंने कहा कि सोमचंद ने किया। अब कहाँ से इन्होंने ये बात कही, तो एक उषा रागोदय काव्य है। देखो इसका जो ये उषा रागोदय काव्य है, इसका प्रकाशन संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के द्वारा किया गया। इसका जो प्रकाशन है किसने किया, संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ने किया। और कब किया, तो 1979 में इसका प्रकाशन किया। जो ये उषा रागोदय काव्य की रचना है, ये चंद शासक रुद्रचंद ने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, यूकेएसएससी का क्वेश्चन है कि उषा रागोदय काव्य किसकी रचना है, तो रुद्रचंद की है, यानी जो कौन था, भीष्मचंद का पोता, बालो कल्याण चंद का बेटा रुद्रचंद, ठीक है। और सिराकोट का युद्ध जीतने वाला, ठीक है, वो शासक था कौन, रुद्रचंद। तो इस रुद्रचंद ने इस उषा रागोदय काव्य की रचना की। और इस उषा रागोदय काव्य में क्या लिखते हैं, महाराज रुद्रचंद लिखते हैं कि सोमचंद अपने पुरोहित हरिहर पांडे, ठीक है। सोमचंद अपने किस पुरोहित के साथ आया था, हरिहर पांडे के साथ आया था। अन्य साथियों के साथ झूसी प्रयाग से बद्रीनाथ यात्रा पर आया था। यहाँ से सोमचंद लोहाघाट सुई राज्य में, अब लोहाघाट सुई राज्य में एक चीज़ याद रखना कि लोहाघाट जो कहाँ पे है, चंपावत में स्थित है। इसको कत्यूरी काल में क्वेश्चन पूछा जाता है किस नाम से जाना जाता था, तो सुई राज्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो राज्य में ब्रह्मदेव के दरबार में जाता है, यानी जो लोहाघाट चंपावत में था वो किसका राज था, तो ब्रह्मदेव का राज था, जो क्या था, एक कत्यूरी शासक था, ठीक है। अब ये जब ब्रह्मदेव से मिलता है तो ब्रह्मदेव के साथ गप्पें शप्पें होती है, हम कहाँ से आए हो, तो ब्रह्मदेव कहता है, क्या ब्रह्मदेव सोचता है, कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव की रहती है पुत्री चंपा। अब ब्रह्मदेव कहता है ठीक है यार, लड़का भी ठीक है, मेरी पुत्री है। तो ब्रह्मदेव क्या कर देता है, अपनी पुत्री की शादी किससे करा देता है, सोमचंद से करा देता है। और सोमचंद को दहेज के स्वरूप चंपावत की एक कोतवाल छावनी दहेज में दे देता है, ठीक है।
देखो सोमचंद आए थे बद्रीनाथ यात्रा पर, रास्ते में मुलाकात हुई लोहगढ़ सुही राज्य में किसके साथ? ब्रह्मदेव कोत्यूरी शासक के साथ। कोत्यूरी शासक को सोमचंद पसंद आ गए कि ठीक है यार, लड़का बात बूत करने के लिए अच्छा है, देखने के लिए भी अच्छा है, और क्या चाहिए। ठीक है, उस टाइम पे सरकारी नौकरी का तो कोई टाइम पीरियड था नहीं कि सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। उसने कहा ठीक है, उस चंपा से शादी करा देता है, किसकी? सोमचंद की। और सोमचंद को कोतवाल छावनी दहेज में दे देता है। अब कुछ इतिहासकारों का अनुसार जो सोमचंद था वो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय यहाँ पे आया था, जो कि हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर 700 ईस्वी के लगभग यहाँ पर चंद वंश की स्थापना हुई तो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि महमूद गजनवी तो लगभग कब आया था यहाँ पे? 1000 के लगभग यहाँ पे आता है। और 700 ईस्वी में जो पहला, जो मध्यकाल में पहला मुस्लिम आक्रमण होता है वो 712 ईस्वी में होता है। जो कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम करता है। जो मोहम्मद बिन कासिम जो आक्रमण करता है वो भी कहाँ पे करता है? सिंध प्रांत पे करता है। तो ये इतिहासकारों की ये बात तो यहीं पे समाप्त हो जाती है, लेकिन कोई ना कोई आक्रमण हुआ जरूर होगा। धीरे धीरे इतिहास जब आगे लिखा जाएगा पता चलेगा, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में पहले परमार वंश की स्थापना का जो टाइम पीरियड था 888 माना गया था, लेकिन वर्तमान समय में इसी को करेक्शन करके 688 किया गया। लेकिन वही टाइम पीरियड है जो 700 और 688 के बीच का टाइम पीरियड। कोई ना कोई आक्रमण हुआ होगा जिससे ये प्रयाग गुर्जर प्रदेश वाले ऊपर की तरफ भागे। ठीक है, लेकिन अभी ये महमूद गजनवी के आक्रमण से आए, ये बात यहीं पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो ब्रह्मदेव ने क्या किया, अपनी बेटी चंपा की शादी की और कोतवाल छावनी सोमचंद को दे दी कि भाई जा तू उधर अपना जीवन जी ले। अब सोमचंद क्या था? शिव का उपासक था। सोमचंद क्या करता है? कोतवाल छावनी के नज़दीक सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करता है। अगर पूछा जाए चंपावत के सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो सोमचंद ने कराया था, क्योंकि वो क्या था? एक शिव का उपासक था। बद्रीनाथ यात्रा पे आया था, शादी कर देता है, कोतवाल छावनी मिलती है, और वहाँ क्या करते हैं? शिव का उपासक तो था ही, तो क्या करते हैं? सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कर देता है। अब जब कोतवाल छावनी सोमचंद को मिलती है तो सोमचंद क्या करता है कि एक सेनापति को भी नियुक्त कर देता है, और सेनापति वो था सोमचंद का कौन? कालू तड़ागी। ठीक है, पूछा जाता है कि सोमचंद के सेनापति कौन था, तो कालू तड़ागी सोमचंद का सेनापति था। अब जब ये कोतवाल छावनी में बैठता है तो बाह्य आक्रमण व रावत राजाओं से बचने के लिए, अब ये रावत राजाओं का मतलब आगे मैं थोड़ी देर पहले इस पे डीपली बात करूंगा कि रावत राजाओं का क्या था, कि रावत राजाओं से बचने के लिए सोमचंद राजबुंगा किले का निर्माण करता है। ठीक है, राजबुंगा किले का निर्माण करता है तथा इसके लिए 4 किलेदारों को नियुक्त करता है। 4 किलेदारों को नियुक्त करता है। ये किलेदार चराल के नाम से जाने जाते थे, और जो ये चराल थे वो कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी थे। ठीक है, यानी चंद वंश में चराल व्यवस्था को शुरू करने वाला चंद शासक कौन था, तो वो सोमचंद था, जो क्या करता है कि राजबुंगा किले की स्थापना, कहाँ है राजबुंगा किला? चंपावत में है, क्योंकि इसको चंपावत की कोतवाल छावनी ही दहेज में मिली थी, और उसके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए क्या करता है? चराल व्यवस्था 4 किलेदारों को नियुक्त करता है, जो कौन कौन थे? कार्की थे, बोरा थे, तड़ागी थे और चौधरी थे। ठीक है, अब सोमचंद इनकी नियुक्त करता है, तो सोमचंद के समय अनेक ब्राह्मण जातियों का उत्तराखंड में मुख्य रूप से कुमाऊं क्षेत्र में प्रवेश हुआ। मैंने कहा था कि उषा राघोदय काव्य के अनुसार सोमचंद आया था कहाँ? बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था। तो इसी टाइम पीरियड में यहाँ पर मुख्यतः बाहर से आए हुए ब्राह्मण लोग आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से जोशी, सिमल्टी, पांडे, देवलिया, मंडलिया, ये जो जाति क्या थी, ये ब्राह्मण जातियाँ भी कुमाऊं में आती हैं। अब सोमचंद क्या करता है? इनमें से जो जोशी लोग थे उन्हें सैन्य प्रशासक की जिम्मेदारी देता है। जो जोशी ब्राह्मण लोग थे उनको कहता है कि तुम क्या करो, जो जितना भी मेरा सैन्य प्रशासन होगा उसको तुम लोग संभालो। और अन्य उच्च ब्राह्मण जातियों को गुरु पुरोहित व रसोईगिरी की जिम्मेदारी दी गई। वो कहता है अन्य जो उच्च ब्राह्मण जातियाँ थी उनको गुरु पुरोहित और रसोईगिरी की जिम्मेदारी सोमचंद के द्वारा दी गई। अब सोमचंद क्या करता है? चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की जाती है। अब देखो ये चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति के संबंध में कुछ इतिहासकारों का मत है कि जो ये चौथानी ब्राह्मण थे, इन चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? रुद्रचंद्र ने की थी। और कुछ इतिहासकारों का मत है कि चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? सोमचंद ने की थी। ये दो अलग अलग है। अब ये तो यूके एसएससी या यूके पीएससी ही क्लियर कर सकता है कि वो किसको मानेगा।
ठीक है। तो सोमचंद चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करता है, जिनमें से ये चौथानी ब्राह्मण के अंतर्गत, यानी चौथानी ब्राह्मण यानी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, यानी जो कुमाऊं के सबसे बड़े ब्राह्मण थे वो कौन थे? चौथानी ब्राह्मण थे। जबकि गढ़वाल के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कौन थे? सरोला ब्राह्मण थे। सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? अजयपाल ने की थी। और जबकि सरोला सभा की गढ़वाल में स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। तो खैर यहाँ पे चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की। इन चौथानी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में कौन कौन सी जातियां थी? तो मुख्य रूप से जोशी लोग, जिनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला क्या, सैन्य अधिकारी नियुक्त किया गया था। सिमल्टी लोग, देवलिया लोग और मंडलिया लोग, इन लोगों को शामिल किया गया था। इन सारे लोगों को इसमें क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि चौथानी ब्राह्मणों के अंतर्गत निम्न में से शामिल नहीं था, कौन नहीं था? तो याद रखना कौन कौन थे? जोशी, सिमल्टी, देवलिया और मंडलिया सम्मिलित थे। ठीक है। अब मैंने ऊपर कहा था कि ये क्या करता है कि रावत राजाओं से बचने के लिए, ठीक है, एक राजभुंगा किले का निर्माण करता है। तो ये रावत राजा थे कौन? तो जो चंपावत था, चंपावत का जो अधिकार क्षेत्र था, उस अधिकार क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे रावत राजाओं का आधिपत्य था। ठीक है। सोमचंद के समय क्या था? चंपावत पर अनेक रावत राजाओं का आधिपत्य था, जिसको स्थानीय शक्तिशाली जातियों को साथ प्राप्त था कि जो रावत राजा थे, इनको स्थानीय जातियों का क्या था? इनको साथ मिलता था, जिसके कारण क्या थे? ये रावत राजा शक्तिशाली थे। और ऐसे टाइम में बाहर से आए हुए बंदे का यहाँ पे अपने राज्य का स्थापना करना मुमकिन नहीं था। ठीक है। कोई ऋषिकेश का चुनाव, मेयर चुनाव थोड़ी था कि बिहार से आकर कोई भी बंदा यहाँ पे चुनाव जीत गए। लेकिन वही स्थिति थी कि यहाँ पे सोमचंद बाहर से आकर के और यहाँ के लोकल रावत राजाओं के बीच में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना एक चुनौती तो थी। ठीक है। तो चंपावत की इन शक्तिशाली जातियों में अब क्या करता है कि सोमचंद कहता है कि भाई ये इतने बड़े बड़े रावत राजा हैं, जरा पता कर कि ये बड़े क्यों हैं। अपने सेनापति कालू तड़ागी को भेजता है कि ये बड़े क्यों हैं, जरा इनका पता तो कर। अब कालू तड़ागी महाराज जाते हैं चंपावत की सैर पे, आते हैं शाम को। सोमचंद पूछता है कि हाँ भाई कालू तड़ागी, क्या हाल है, क्यों बड़े हैं रावत राजा? तो वो कहता है, देख सोमचंद को महाराज, कि जो रावत राजा जाति के राजा हैं उनको स्थानीय बड़ी जातियों का संरक्षण प्राप्त है। वो पूछता है कौन सी हैं ये बड़ी जातियां? तो वो कहता है मेहरा, फड़त्याल, देव और करायत जातियां हैं। जो ये चंपावत की ये जातियां हैं, शक्तिशाली जातियां, इनको क्या है? इनका रावत राजाओं को इनका साथ प्राप्त है, इनकी दोस्ती है, जिसके कारण हमारे क्या है, इन रावत राजाओं से नहीं जीत सकते हम। तो सोमचंद कहता है कोई बात नहीं। सोमचंद क्या करता है? सर्वप्रथम कटोलगढ़ के मेहरा, ठीक है, मैंने कहा था कि मेहरा एक उच्च जाति थी, इन मेहरा को या कहीं पे मारा भी इसको इतिहास में मिलता है कि कटोलगढ़ के जो मेहरा थे और डुंगरी गांव के फड़त्याल थे, इन लोगों से संपर्क करता है कि तुम्हें रावत राजा के यहाँ क्या मिलता है? वो कहता है मिलता तो कुछ नहीं है, दोस्ती है। तो वो कहता है छोड़ो, मैं तुम्हें दीवान बनाऊंगा और बख्शी बनाऊंगा, मेरा साथ दोगे? वो दोनों लोग, मेहरा और फड़त्याल लोग, कहते हैं ठीक है साहब, हम तेरा साथ देंगे। तो सबसे पहले अपनी कूटनीति के तहत सोमचंद क्या करता है? कटोलगढ़ के मेहरा और डुंगरी गांव के फड़त्यालों को क्या करता है? दीवान और बख्शी के पद पर नियुक्त कर देता है। ठीक है। तो यानी जो रावत राजाओं का साथ था, उनमें से दो मुख्य जो शक्तिशाली जातियां थी कुमाऊं की चंपावत में, उनको उसने क्या कर दिया? अपनी साइड मिला दिया। अब सोमचंद ने सेनापति कालू तड़ागी, मेहरा और फड़त्यालों की सहायता से सर्वप्रथम दोनकोट के रावत राजा को हराता है। पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस रावत राजा को हराया था? तो दोनकोट के रावत राजा को हराया था और धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार किया। यानी यहाँ से जिस चाल को सोमचंद ने चला था, जिस कूटनीति के तहत कालू तड़ागी को भेजा था और जिस कूटनीति के तहत महारा और फड़त्याल दल को अपने साइड किया था, उसमें सोमचंद कामयाब हो चुका था। ठीक है। अब सोमचंद गांव में बूढ़ा और सयाणों की नियुक्ति करता है। गांव में बूढ़ा और सयाणों की नियुक्ति किसने की? सोमचंद ने की, तथा पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत की। यानी पंचायत राज प्रणाली का जनक सोमचंद को माना जाता है। चंद वंश में पंचायत राज प्रणाली का जनक कौन था? तो सोमचंद था। ठीक है। और अगर पंचायत राज प्रणाली का शुरुआत कब हुई? 1882 में हुई। पर्टिकुलर रूप से किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को पंचायत राज प्रणाली का जनक माना जाता है। और पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
ठीक है, ये इसके अलग साइड में की पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। सोमचंद मल्ल शासक जयदेव मल्ल के अधीन था, और जो सोमचंद था वो किसके अधीन था, तो वो जयदेव मल्ल के अधीन था। क्या थे, डोटी साम्राज्य के अधीन थे। तो ये डोटी साम्राज्य क्या था, तो अब अगर हम थोड़ा सा इस डोटी साम्राज्य को देखें तो डोटी पर मल्ल वंश का शासन था। ठीक है, डोटी पर किसका था, एक मल्ल राजाओं का शासन था, और मल्ल शासक रेखा या राय कहा जाता था। जो ये मल्ल शासक थे, इन मल्ल शासकों को क्या कहा जाता था, रेखा और राय कहा जाता था। मैंने कहा कि सोमचंद आया था प्रयाग झूसी से, यहाँ पे किस तरीके से अपने अधिकार को स्थापित करता है, और ये अधीन किसके था, तो डोटी साम्राज्य के अधीन था, और डोटी पे किसका था, मल्ल वंश का शासन था। ठीक है, सोमचंद के समय जो चंपावत में था, किस मल्ल शासक का राज था, तो जयदेव मल्ल का राज था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि सोमचंद के समय चंपावत पे राज किसका था, जयदेव मल्ल का राज था। जबकि मल्ल वंश का प्रथम शासक वामदेव था, जिसने चंपा को यानी चंपावत को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, मैंने कहा कि जो सोमचंद था वो किसका था, मल्ल वंश के अधीन था, और मल्ल वंश उसके टाइम पे मल्ल शासक कौन था, जयदेव मल्ल था। जबकि मल्ल वंश का प्रथम शासक जिसने चंपावत को अपनी राजधानी बनाया था वो कौन था, वामदेव था। ठीक है, लेकिन इसी डोटी साम्राज्य के अगर हम मल्ल वंश की बात करें, मल्ल शासकों की, तो 16 महाजनपद, अगर तुमने महाजनपद काल पढ़ा है जो 600 से 400 BC का टाइम पीरियड माना जाता है। मैंने भारत के इतिहास की एक सीरीज चला रखी थी, प्राचीन भारत के इतिहास की, लगभग कंप्लीट हो चुकी है। वहाँ पे 16 महाजनपद बताए थे। इन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मल्ल महाजनपद। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पे थी, कुशीनगर में इसकी राजधानी थी। ठीक है, और ये कुशीनगर में इसकी क्या थी, राजधानी थी, और यही एक महाजनपद था जिसकी राजधानी कुशीनगर में थी, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकते हो तुम, और कुछ भी बता सकते हो अगर तुमने पूरा हिस्ट्री पढ़ी है तो। ठीक है, कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, कुशीनगर में। किसकी इस मल्ल वंश की नहीं बोला मैं। ठीक है, लगभग वही मिलते हैं, लेकिन जो ये मल्ल वंश है डोटी साम्राज्य का, ये मल्ल वंश नहीं है, लेकिन वो मल्ल वंश क्या था, एक 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था मल्ल, जिसकी राजधानी कहाँ थी, कुशीनगर में थी। ठीक है, अब सोमचंद का उत्तराधिकारी आत्मचंद व उसके पश्चात पूर्णचंद था, कि सोमचंद तो अपना कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद गद्दी पर बैठा कौन, आत्मचंद और पूर्णचंद। सोमचंद के बाद गद्दी पर बैठता है आत्मचंद, उसके बाद पूर्णचंद, और फिर इंद्रचंद गद्दी पर बैठता है। यानी चंद वंश का, चंद्र रखा, चंद वंश का चौथा शासक था कौन, ये इंद्रचंद। ठीक है, इसने चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, वह रेशम के कीड़ों को चंपावत लाया, जिसके फलस्वरूप चंपावत में रेशम कारखाने की शुरुआत की। सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंपावत में रेशम कारखाने की शुरुआत करने वाला चंद शासक कौन था, तो वो था इंद्रचंद। कुछ लोगों का, इतिहासकारों का मानना है कि ये नेपाल से क्या लाया था, नेपाल के साथ से क्या लाया था, रेशम के कीड़े लाया था, और इसके पीछे कहानी बताई जाती है। दोनों चीज़ समझ लो कि इसने चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, और नेपाल की महारानी ने सर्वप्रथम क्या किए थे कि चीन से नेपाल में क्या किए, रेशम के कीड़े मंगाए थे। ठीक है, और इन रेशम के कीड़ों को नेपाल से लाता है कौन, इंद्रचंद। जो भी है वह उत्तराखंड सरकारी रेशम फेडरेशन कहाँ पे है, आपके प्रेमनगर में स्थित है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है भारत में, कर्नाटक करता है। विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कौन करता है, चीन करता है। ठीक है, प्राकृतिक रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, भारत करता है। ये अलग अलग क्वेश्चन है इस रेशम से संबंधित। ठीक है, और जबकि रेशम मार्ग का नियंत्रण करने वाला शासक कौन था, तो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। यहाँ पे यहीं पे साइड में तुम 4-5 क्वेश्चन यहीं पे नोट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद्र ने सर्वप्रथम रेशम उत्पादन कार्य प्रारंभ किया था। कि इंद्रचंद कहते हैं कि कुमाऊं में सर्वप्रथम, क्वेश्चन तो यही बनेगा कि कुमाऊं में सर्वप्रथम रेशम कारखाने की स्थापना करने वाला शासक कौन था, तो वो इंद्रचंद था। ठीक है, अब रेशम रंगने में इसने झूठी खबरों को फैलाना शुरू किया।
जिन्हें पट रंग वाली प्रथा कहा गया। झूठी खबर क्या फैलाई कि इसने कहा माँ को, इसने झूठ बोल दिया, माँ कसम रेशम को रंगने में जो जितना झूठ बोलेगा रेशम का रंग उतना ज़्यादा गाढ़ा होगा। या इसने अलग अलग तरह की खबरें फैला दी कि ये कीड़े, कुछ कीड़े क्या करते हैं लाल रेशम पैदा करते हैं, कुछ कीड़े क्या करते हैं नीला रेशम देते हैं। तो अलग अलग प्रकार की झूठी प्रथाओं को जब इंद्रचंद्र फैलाता है तो उसे पट रंग वाली प्रथा कहा जाता है। यानी कुमाऊं में वो चंद शासक जिसने पट रंग वाली प्रथा को शुरू किया था, वो चंद शासक कौन था? इंद्रचंद था। ठीक है। इसके पश्चात संसार चंद, सुधा चंद और हरिचंद, कहीं पे इस हरिचंद्र को हमीर चंद भी लिखा गया है। ठीक है। तो इसके पश्चात ये गद्दी पर बैठते हैं। तो यानी हमीर चंद या हरिचंद के पश्चात गद्दी पर कौन बैठा? वीणाचंद गद्दी पर बैठा। और चंद वंश का, फिर चंद्ररेखा, चंद वंश का बिलासी राजा वीणाचंद को कहा जाता है। वीणाचंद को क्या कहा जाता है? चंद वंश का बिलासी राजा कहा जाता है। जबकि श्याम शाह को क्या कहा जाता है? श्याम शाह को क्या कहा जाता है? परमार वंश का बिलासी शासक कहा जाता है। ठीक है। 869 में क्या हो जाता है कि वीणाचंद अपनी विलासिता के कारण खुसरों से हार जाता है। ठीक है। अब वीणाचंद क्या हो जाता है? खुसरों से हार जाता है। 869 से 1065 तक कुमाऊं पर खुसरों का राज रहता है। और यूकेएसएससी पूछ चुका है कि खुसरों का राज कुमाऊं पे कब से कब तक रहा? तो 869 से 1065 तक, लगभग 200 वर्षों तक क्या किया? खुसरों ने कुमाऊं पर राज किया। तो हमने सोमचंद देखा, आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद देखा, संसार चंद, सुधाचंद, हमीरचंद और वीणाचंद तक पहुंच चुके हैं। अब ये वीणाचंद हार जाता है खुसरों से, तो ये खस कौन थे? थोड़ा खुसरों को देख लें। तो दोस्तों जो ये खस थे एक गुप्तकालीन जनजाति थी, एक गुप्तकालीन जाति थी। गुप्तकालीन यानी अगर हम गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल को लगभग 319 एडी में, इतना कन्फर्म, 319 के लगभग इसकी स्थापना, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है। श्रीगुप्त ने इस गुप्त वंश की स्थापना की थी। यहां पे तुम बाद में देखोगे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है, इन लोगों का राज रहता है। तो खसों को आर्यों का वंशज माना जाता है। जो खस थे वो आर्यों के वंशज थे। और आर्यों के संबंध में मैं तुम्हें बता चुका हूं वहां पे प्राचीन भारत के इतिहास में कि जो वैदिक सभ्यता थी वो आर्यों की सभ्यता थी और एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। आर्यों की सभ्यता थी और एक ग्रामीण सभ्यता थी जहाँ पे हमारे क्या हुए? वेदों का निर्माण किया गया था। और वे आर्य आए कहाँ से थे? मध्य एशिया से आए थे। किसने कहा था? मैक्स मूलर साहब ने कहा था। ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें छोड़ दो कि जो खसों को माना जाता है इन्हीं आर्यों का वंशज माना जाता है। वो साइड में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कहानी की तरह याद रहे कि हुआ क्या था। अब महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग कौरवों की तरफ से महाभारत का युद्ध लड़े थे। महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच। तो सभा पर्व के अनुसार जो ये खस लोग थे एक प्राचीन प्रजाति, कोई नई नहीं है। इन लोगों ने क्या किया था? कौरवों की तरफ से महाभारत का युद्ध में लड़ा था। सॉरी। राजशेखर की पुस्तक काव्य मीमांसा से खसों की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों जो राजशेखर की पुस्तक है काव्य मीमांसा, वहाँ से खसों की जानकारी प्राप्त होती है। घर जमाई रखने की परंपरा किसमें थी? खसों में विद्यमान थी। जो खसों की विधवा महिलाएं होती थी वो किसी को भी अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकुआ प्रथा कहा जाता था। ठीक है। यानी खसों की जो विधवा महिलाएं होंगी वो अपने घर में किसी को भी रख सकती है और ये प्रथा टिकुआ प्रथा कहलाएगी। जबकि अपनी ज्येष्ठ पुत्रियों को मंदिर में दान खस लोग करते थे। खस लोग करते थे। यह देवदासी प्रथा थी। और यूकेएसएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि देवदासी प्रथा किस प्रजाति, प्राचीन प्रजाति में या जनजाति में प्रचलित थी? तो खसों में प्रचलित थी। या कौन सी जनजाति अपने ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों को दान करते थे? तो वो खस लोग करते थे। ये दो टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बृहत संहिता में खसों को क्या कहा गया? तंगा कहा गया। बृहत संहिता किसकी रचना है? वारा मिहिर की रचना है बृहत संहिता। ठीक है। और दोस्तों जो आधुनिक जो हम खसों की बात करें तो उनमें पिथौरागढ़ पर राज करने वाला प्रथम जो राजवंश था वो खस राजवंश था। पिथौरागढ़ आपको पता है सोर क्षेत्र, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को हुई थी। इसके साथ अन्य किसकी हुई थी? चमोली की हुई थी। अन्य किसकी हुई थी? इसके साथ चमोली की हुई थी, पिथौरागढ़ की हुई थी और उत्तरकाशी की। इन 3 जनपदों की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 को। तो पिथौरागढ़ पर राज करने वाला जो प्रथम राजवंश था वो खस राजवंश था, जिन्होंने पिथौरागढ़ के उदयकोट,
भाटकोट व डूंगरकोट किलों का निर्माण कराया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि पिथौरागढ़ के उदयकोट, भाटकोट और डूंगरकोट किलों का निर्माण निम्न में से किस राजवंश के द्वारा कराया गया या किस जाति के द्वारा कराया गया? तो इस खस राजवंश के द्वारा क्या कराया गया था? पिथौरागढ़ में इन किलों का निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों यहाँ तक हमने कवर किया। इसके बाद हम आगे के इतिहास को कवर करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।